Welcome back to our channel जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम उन क्वेश्चंस को करते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर इंक्लूडिंग द स्टेट एग्जाम्स और द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स, उसके अंदर जो परीक्षाएं हैं हुई हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के, उन क्वेश्चंस को हम इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस करते हैं विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, सिंपली हम कहें कि क्वेश्चंस का हम यहाँ पर क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर हमने अभी तक 10 सेट्स कवर किए हैं। आई होप सो आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस देखे होंगे और अच्छे भी लगे होंगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेट की तरफ। जो सेट है हमारा इस बार का, इस वाला सेट जो है हमारा, ये है सेट नंबर 11। और ये जो सीरीज़ है बेसिकली आपके जो फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ाम हैं, आपके अपकमिंग मंथ्स में, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं कई बार क्या, इन द सेंस क्या, जो हम बात करें, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे अभी जैसे हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, या आप मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम, महाराष्ट्र का एग्ज़ाम उठा लीजिए, ठीक है, तो कहीं का भी एग्ज़ाम उठाते हैं तो आपको क्या है, रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप सो आपको विजिबल हो रहा होगा, या चाहते हैं आप इसे मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ तो थोड़ा सा बड़ा, ओके, आई थिंक विजिबल है ना। तो चलिए क्वेश्चन पर डिस्कशन चालू करते हैं अपना। तो देखिए सब, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1875 के अंदर अलीगढ़ आंदोलन जो था वो किसका नाम, उसके नाम के साथ, मतलब अलीगढ़ आंदोलन के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो देखिए अलीगढ़ का जब नाम आता है तो वहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट नाम होता है वो कौन सा है, वो है सर सैयद अहमद खान का। ऑप्शन नंबर, इसको चेंज कर लेता हूँ, ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया पेन, इसको थोड़ा पतला करते हैं, एक सेकेंड, ओके। ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान जो है यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखिए सर सैयद अहमद खान, इन्होंने किस चीज़ की शुरुआत करी थी। एक कॉलेज था, उस कॉलेज का नाम था मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप उसको वैसे याद कर सकते हैं, मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। ठीक है, ये इसकी इसकी शुरुआत करी थी इन्होंने। बेसिकली आज की डेट में जिसे हम कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू, तो उसके संस्थापक यही हैं। उन्होंने जब शुरुआत करी थी तो ये कॉलेज ओरिएंटल कॉलेज के नाम से था, बाद में ये क्या बन गया, यूनिवर्सिटी बन गई। और एक्चुअली ये तो बात हो गई इनके, इन्होंने क्या खोला था, बट यहाँ पर नाम वर्ड है जो अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन जो था 1875 के अंदर जब ये शुरू हुआ था, इसके दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, एम्स थे, बेसिकली एम की हम बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट एम थे। पहला था कि मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करनी है किसको, मुस्लिम्स को, मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करनी है टू मुस्लिम्स, मुस्लिम लोगों को जो मॉडर्न एजुकेशन का मतलब हो गया जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सब जो चीज़ें पढ़ते हैं उस तरीके का जो अध्ययन है वो मुस्लिम्स को मिले, इसके लिए ये आंदोलन हुआ था एक तो। और दूसरा एम था इसका, इनिशिएट करना था सोशल रिफॉर्म्स को मुस्लिम्स के अंदर, मतलब सोशल रिफॉर्म्स लाने थे, मुस्लिम्स के अंदर। देखिए सोशल रिफॉर्म का मतलब हो गया जैसे कि वुमेंस का एजुकेशन, जो महिलाएं हैं उनको एजुकेट करना है, स्लेवरी हटानी है, डाइवोर्स के ऊपर बात करनी है, या रीमैरिज वाला सिस्टम है, जो पॉलीगैमी है, विडो है, या पर्दा प्रथा है, तो इन सब चीज़ों को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मतलब जो एक रूढ़ीवादी चीज़ें जो बहुत एक लंबे अरसे से चली आ रही थी, उन चीज़ों को रिफॉर्म करने की यहाँ पर बात करी गई थी अलीगढ़ आंदोलन के तहत या अलीगढ़ मूवमेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सब बात हो गई आपकी अलीगढ़ मूवमेंट की, सर सैयद अहमद खान के बारे में बात हो गई। यहाँ पर एक नाम है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसको जरा क्लीन कर देते हैं, फिर हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो आप जानते ही हैं, एक और टाइटल है इनका अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। देखिए कभी पूछ लिया जाए, कभी अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। कभी आज तक बहुत कम पूछा गया है, शायद मेरे ख्याल से पूछा भी नहीं गया, मान लीजिए कभी पूछ लिया
अगर जो मैं पेपर सेट करूँगा तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ को जरूर डालूंगा। क्यों? क्योंकि ये अनकॉमन है ना, क्योंकि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो नॉर्मल है, सभी को पता है, बट ये वाला जो वर्ड है वो थोड़ा सा कम लोगों को पता होता है। तो पेपर लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये ऑप्शन डाला जा सकता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं 3 बार, 3 टाइम्स रहे हैं। कब कब रहे हैं? 1886 में, मतलब देखिए 1885 के अंदर आईएनसी की स्थापना होती है, 1885 के अंदर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, और उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है मैच ऑफ द फॉलोइंग में, या डायरेक्टली आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, 86 में दादा भाई नौरोजी बनते हैं। उसके बाद 86 के बाद 1893 के अंदर आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके बाद बनते हैं ये 1906 के अंदर। तो ये 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट रहते हैं। और इनकी एक फेमस बुक है, उसका नाम है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ये इनकी बुक है, आपको नाम ध्यान रखना है। देखिए राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा कि आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है या मैंने डॉक्टर की तरह टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया है। आपको वर्ड्स पर ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और क्या मतलब देखिए जब मैं बोल रहा हूँ तो साथ में लिख भी रहा हूँ, तो आप उसको आसानी से कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात थी आपकी दादा भाई नौरोजी के बारे में। यहाँ पर एक नाम है हकीम अजमल खां। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो बेटर रहेगा, आई थिंक आपको थोड़ा सा और अच्छे से विजिबल रहेगा। हकीम अजमल खां के बारे में जब हम बात करें तो जो देखिए ये इन्होंने किसकी फाउंडेशन करी थी? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, एएमयू की एएमयू की स्थापना करी थी, ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। इन्होंने शुरुआत करी थी जेएमआई की, मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया। हकीम अजमल खान, जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर है? आपकी दिल्ली के अंदर है, जामिया नगर है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर है। उसकी स्थापना करी थी, और ये बेसिकली एक थे फिजिशियन, ही इज़ द फिजिशियन, मतलब एक डॉक्टर थे बेसिकली। हकीम अजमल, देखिए हकीम का मतलब ही होता है उर्दू के अंदर वैद्य, जैसे हम हिंदी में कहते हैं वैद्य या डॉक्टर, तो हकीम डॉक्टर को कहा जाता है उर्दू के अंदर। तो इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, और ये फाउंडिंग मेंबर थे, ही इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फाउंडिंग मेंबर थे किसके? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो जिन्ना वाला एक ग्रुप था, मोहम्मद अली जिन्ना वाला, उस ग्रुप के फाउंडिंग मेंबर्स में से ही एक व्यक्ति थे हकीम अजमल खान। और ये भी आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं। कब रहे हैं? दैट इज इन 1921 के अंदर आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं हकीम अजमल खान। आप नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, तो मोहम्मद अली जिन्ना को इसे कहा जाए, अगर जो हम पाकिस्तान के आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन रहे हैं? वो रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। या फिर आप कह लीजिए कि वॉइस रॉय ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जन्म ही आपका 14 अगस्त 1947 को होता है, तो उसके बाद ही उसकी चीज़ें होती हैं, तब तक वो इंडिपेंडेंट हो चुका है। ठीक है, और या फिर आप कहा जाए इसे फादर ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। हम जैसे भारत में हम कहते हैं ना फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी। तो उसी तरीके से फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, तो अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे सर सैयद अहमद खान। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो सारी फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ कनिष्क। अब देखिए इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा, अगर जो इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हल्का सा, और फिर हम बात करते हैं इसकी पूरी कहानी की। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा मैं आपके टाइम लूँगा इसमें 5-7 मिनट का, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पर बाद में आते हैं, सबसे पहले फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। काउंसिल के बारे में पूछा गया है। देखिए बुद्धिस्ट धर्म के अंदर 4 काउंसिलें होती हैं। कितनी काउंसिल्स? 4 काउंसिल्स होती हैं। पहली काउंसिल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, फर्स्ट काउंसिल, इसको रब कर देता हूँ। फर्स्ट काउंसिल के बारे में हम बात करेंगे। 4 काउंसिल्स होती हैं। ठीक है, पहली काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल की जब हम बात करते हैं, ये कब होती है? टाइम पीरियड, किसने करवाई, कहाँ हुई, कौन वहाँ पर अध्यक्ष था, प्रिसाइड किसने किया, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर टकराएंगी। अगर जो आप स्पेशली नॉर्थ इंडिया का एग्जाम दे रहे हो तो डेफिनेटली मिलने वाला क्वेश्चन है आपको यहाँ से। देखिए पहली काउंसिल होती है 486 बीसी के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 486 बीसी के अंदर कौन करवाता है? अजात शत्रु। अजात शत्रु ये करवाता है इसको। ठीक है, और ये किस डायनेस्टी से था, मतलब जो किस वंश से थे? वंश से था। ये था हरनक्या डायनेस्टी से था अजात शत्रु। अब देखिए ये तो करवाता है, अब इसके ये तो करवाता है, करवाने वाला है, बस ये किंग है।
इसने बोला कि भैया काउंसिल करवानी है, फर्स्ट काउंसिल, तो ये हो गया। बट इसको करा किसने था, प्रिसाइड किसने किया था, इसे प्रिसाइड किया था दैट इज कश्यप, महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप में शॉर्ट में लिख कश्यपु, ठीक है, इन्होंने इसको किया था, प्रिसाइड किया था। और ये हुई कहाँ थी, ये हुई थी राजगीर के अंदर, ठीक है, राजगीर के अंदर ये होती है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पर जो विनय पिटक है, विनय पिटक और साथ में जो सूत पिटक है, सूत पिटक, ठीक है, विनय पिटक और सूत पिटक, इन दोनों का कंपाइलेशन होता है, मतलब दोनों मर्ज होती हैं, ठीक है। तो मतलब ये भी कई बार पूछा जाता है कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं फर्स्ट काउंसिल के अंदर, जो राजगीर के अंदर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी कब होती है, 383 बीसी के अंदर, ठीक है। और इसे कौन कराता है, काल अशोक कराता है, इसे काल अशोक, ठीक है, अशोक और काल अशोक, ऐसे ध्यान रखिएगा, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। और इसको जो प्रिसाइड करते हैं वो करते हैं दैट इज सर्वक मुनि इसे प्रिसाइड करते हैं। और ये कहाँ होती है, वैशाली के अंदर होती है, वैशाली। ये दोनों जगह कहाँ है, बिहार के अंदर हैं। और यहाँ पर डिवीज़न देखने को मिलता है संगमा का, या बेसिकली संघ का डिवीज़न देखने को मिलता है, संघ का डिवीज़न ऑफ संघ देखने को मिलता है, संघ का डिवीज़न आपको देखने को मिलता है थेराविदिन और महासंघी के अंदर, मतलब दो पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड होती हैं चीज़ें, ठीक है। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है यहाँ पर, सेकंड हो गई, इसके बाद हम थर्ड को ले लेते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये होती है आपकी दैट इज आई थिंक ये क्या था आपका 250 बीसी के आसपास, 250 बीसी, 250 बीसी में ये होती है। और इसे कौन कराता है, अशोक कराता है। देखिए सेकंड आपकी करवाई थी काल अशोक ने, थर्ड करवाता है अशोक, ठीक है। और इसे करता कौन है, दैट इज मोगली पुतिस्सा, ठीक है, मोगली पुतिस्सा नाम का जो व्यक्ति है वो ये करता है। कहाँ होती है, ये होती है पाटलिपुत्र के अंदर, पाटलिपुत्र के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंपाइल होता है, कंपाइल क्या चीज़ होती है, अभिधाम पिटक यहाँ पर कंपाइल होती है, अभिधाम पिटक, ठीक है, अभिधाम पिटक यहाँ पर क्या होती है, कंपाइल होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पहले में विनय पिटक और सूत पिटक कंपाइल हुआ, थर्ड में अभिधाम पिटक कंपाइल हो जाता है। फिर हम बात करते हैं लास्ट जो काउंसिल रही यहाँ पे, तो उसके लिए हम येलो कलर ले लेते हैं। तो फोर्थ येलो दिख ही नहीं रहा भाई, तो वी हैव टू टेक ब्लू वन, ओके। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये कहाँ होती है, ये होती है बेसिकली लगभग फर्स्ट सेंचुरी बीसी के, फर्स्ट सेंचुरी एडी के अंतर्गत होती है। और इसे करवाता कौन है, कनिष्क करवाता है, कौन, कनिष्क करवाता है, कुषाण वंश का राजा है ये। और कहाँ पे, और बेसिकली ये वाशुमित्रा नाम के व्यक्ति करवाया जाता है, मतलब इसको प्रिसाइड कौन करता है, वाशुमित्रा, ठीक है, वाशुमित्रा इसको प्रिसाइड करते हैं। और ये कहाँ पर होती है, कश्मीर के अंदर ये चीज़ होती है। अब देखिए यहाँ पर आपको चारों चीज़ों में दो चीज़ें आपको कॉमन देखने को मिलेंगी। मतलब पहला था जिसमें हो रहा है क्या, कंपाइलेशन विनय पिटक और सूत पिटक का। फिर थर्ड में कंपाइलेशन हो रहा है अभिधाम पिटक का। सेकंड में डिवीजन ऑफ किसका डिवीजन देखने को मिल रहा है, संघा का, ठीक है। बट यहाँ पर जो फोर्थ वाला है इसमें भी आपको देखने को मिलता है क्या, डिवीजन देखने को मिलता है किसका, दो सेक्ट के अंदर बेसिकली डिवाइड होते हैं जिन्हें कहा जाता है हीनयान एंड महायान, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान, इन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स या चीज़ें हुई हैं पूरे 4 काउंसिल्स के अंदर, हमने सारी बात कर ली, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पर आते हैं, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ कनिष्क, कनिष्क टाइम, कनिष्क की बात कर रहे हैं हम, तो कनिष्क से रिलेटेड कौन सा वाला पार्ट था आपका, लास्ट वाला, मतलब कश्मीर वाला। तो यहाँ पर कश्मीर के साथ में कौन सी काउंसिल बढ़ रही है, चौथी, मतलब फोर्थ, कनिष्क ने चौथी काउंसिल करवाई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कश्मीर के अंदर हुई थी, फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच किंग अष्टप्रधान द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज फाउंडेड। देखिए अष्टप्रधान की जब हम बात कर रहे हैं, देखिए अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद है किसके प्रशासन के दौरान बनाई गई थी। देखिए अष्ट का मतलब होता है 8,
प्रधान मतलब है ना, जैसे गांव वगैरह में आप देखते होंगे, आप लोग गांव से रिलेटेड होंगे मोस्टली, तो प्रधान होता है ग्राम सभा के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर एक प्रधान होता है, ठीक है, मतलब वो हेड होता है एक तरीके का उस पूरे इलाके का। तो उसी तरीके से डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लिए बेसिकली जो आज का पोर्टफोलियो सिस्टम है ना कि भाई रेलवे मिनिस्टर कौन होगा, हाईवे मिनिस्टर कौन होगा, या कम्युनिकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर कौन कौन होगा, तो उस तरीके की मिनिस्ट्री वाला डिवीजन है। ये किसके टाइम पर हुआ था उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर पहले बात कर लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा छत्रपति शिवाजी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने फॉर्मुलेट किया था या बनाया था इस काउंसिल को, कब बनाया था, दैट इज ये हम बात करें तो 1674 के अंदर ये चीज़ गठित की गई थी अष्टप्रधान की, ठीक है। तो ये इसलिए बनाई गई थी जिसके अंदर 8 मिनिस्टर्स होंगे जो कि पूरे राज्य को या पूरे क्षेत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया बेसिकली, ठीक है, और उसे कहा गया अष्टप्रधान। अब अष्टप्रधान के अंदर ना आपको ध्यान रखना है ये 8 जो लोग थे उनका कौन कौन सा पद था, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे एक वर्ड होता है पेशवा, इसको मैं क्लियर करके फिर देखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो अष्टप्रधान में 8 लोग थे, 8 मेंबर्स थे, 8 मिनिस्टर्स की हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उन 8 मिनिस्टर्स में पहला जो व्यक्ति था, फर्स्ट पर्सन, मतलब एक पद था जिसे कहा जाता है पेशवा। पेशवा बाजीराव आपने वर्ड सुना होगा। तो पेशवा का मतलब था यहाँ पर आज की डेट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे कहा जाता है पेशवा, ठीक है। सेकेंड वर्ड था अमात्या, अमात्या, ठीक है, अमात्या या मजूमदार, आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, मजूमदार वर्ड, अमात्या या मजूमदार। ये कौन होता था, ये होता था बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री हैं आज की डेट में, ठीक है, वो कहलाते थे अमात्या या फिर मजूमदार। तीसरा व्यक्ति था एक सामंत, सामंत, सामंत या फिर दाबिर नाम का वर्ड वर्ड यूज किया जाता था। ये वर्ड यूज किया जाता था सामंत फॉरेन मिनिस्टर के लिए। जो फॉरेन मिनिस्टर कौन है आज की डेट में, एस जयशंकर, ठीक है, फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्हें कहा जाता था बेसिकली उस जमाने में सामंत। एक वर्ड था आपका वाकिया, दैट इज वाकिया नाविस, वाकिया नाविस, ये किसे कहा जाता था, ये होते थे हमारे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है, ये कौन है, अमित शाह गृह मंत्री हैं। फिर था एक सचिर, एक वर्ड था यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं सचिर, सचिर, सचिर किसे कहा जाता था, ये होता था सेक्रेटरी, ठीक है, हर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, इस तरीके से जो व्यक्ति होते हैं, ये पद था बेसिकली सचिर का। और इसके बाद एक वर्ड आता है दैट इज सर ए नौबत, सर ए नौबत, सर ए नौबत, या फिर आप इसे कह लीजिए सेनापति, सेनापति, ठीक है। ये वर्ड बेसिकली किसके लिए, देखिए सेनापति से आपको क्लियर हो गया, सर ए नौबत हो सकता है कंफ्यूज करे, बट दोनों एक ही चीज़ें हैं। सर ए नौबत या सेनापति ये होता है कमांडर इन चीफ, ठीक है, मतलब जो जैसे थल सेना का जो अध्यक्ष है, कमांडर इन चीफ, नौसेना है उसका कोई अध्यक्ष है, तो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस उसको कहा जाता था सरे नौबत या फिर सेनापति। एक था वर्ड यहाँ पर यहाँ वाले लिख देता हूँ, ये वर्ड था, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। एक वर्ड था आपका यहाँ पे इस्तेमाल होता था पद, दैट इज न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश का मतलब होता था जज, मतलब जो आज की डेट में हम जज कहते हैं ना, जो न्याय करता है, जस्टिस, तो वो होता था न्यायाधीश। और एक वर्ड और है दैट इज पंडित राव, दैट इज पंडित राव। पंडित राव कौन होता था, हाईएस्ट प्रीस्ट होता था, ठीक है। पंडित राव मतलब देखिए एक बड़ा मंदिर है, तो बड़े मंदिर में ना बहुत सारे पंडित होते हैं, छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे इन द सेंस की बहुत सारे पंडित होते हैं, उनका एक अध्यक्ष होता है, लीडर होता है, जो बहुत बड़ा, मतलब उसको कहा जाता है कि महापंडित है ना, या मंडलेश्वर, इस तरीके से वर्ड्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो हुआ करता था, उसे कहा जाता था पंडित राव। तो ये जो कितने हो गए, ये 4 यहाँ पर हो गए, 5 6 और ये 7 8, 8 लोग हुए। ये 8 जो मिनिस्ट्री पद थे वो शिवाजी के दरबार में अपॉइंट किए गए थे, ठीक है, कब 1674 के अंतर्गत, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्लियर, ये सारे पदों का ध्यान रखना है आपको, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है उसे। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है
नेम द वेन्यू ऑफ द सेशन, मतलब आपको बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस अधिवेशन का स्थान का नाम बताना है जहां पर पूर्ण स्वराज की जो मांग है उसको रखा गया था। तो वो सेशन था आपका लाहौर का सेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब लाहौर सेशन की जब हम बात करते हैं, लाहौर सेशन की, लाहौर सेशन आपका कब हुआ था? ये हुआ था 1929 को, और मोर स्पेसिफिकली डेट की बात करें तो दिसंबर 19 को, 19 दिसंबर 1929 को ये सेशन होता है, और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं लाहौर सेशन की। अब यहाँ पर जो है इस सेशन के अंदर ये कहा गया कि भाई अब हमें जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग करी गई, और ये कहा गया कि जो अगले साल, मतलब देखिए दिसंबर में ये चल रहा है 1929 को, और 26 जनवरी को 1930 को इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम इस डेट को क्या मनाएंगे? अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे, अपना मनाना चालू कर देंगे। और पहली बार इसी टाइम पर जो एक ट्राई कलर फ्लावर है, सॉरी नॉट फ्लावर, दैट इज ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है, जो हमारा आज का तिरंगा है 3 रंगों का, तो उसको पहली बार जो होस्ट किया गया था, मतलब फहराया गया था, वो इसी टाइम पर फहराया गया था। इसी वजह से देखिए जब ये अनाउंस किया गया था ना इसी सेशन के अंदर कि भाई 26 जनवरी 1930 को हम एज अ इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, बट हुआ क्या एक्चुअल में? जब भारत आज़ाद हुआ तो वो डेट थी आपकी 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त की डेट आ गई, तो इसको तो हमने इंडिपेंडेंस डे रख लिया। उसके बाद जब हमने संविधान बनाया तो भाई ये जो डेट थी ये इंपॉर्टेंट थी, इसको हमें किसी न किसी रूप में सेलिब्रेट करना था, तो सेलिब्रेट करना था, तो जो हमारा 26 नवंबर सॉरी नॉट 2000, दैट इज 1949 को संविधान बनकर लागू कंप्लीट हो गया था, साइन वगैरह सब हो चुका था, बट उसे इनेक्ट कब किया गया? आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू होता है, ठीक है, इनेक्ट होता है। इसी कारण से कभी पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो क्यों लागू होता है 26 जनवरी को, जबकि बन गया था इस तारीख में। वो इसलिए क्योंकि इस डेट को पहले से ही एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, मनाया जा रहा था, और ये अनाउंस किया गया था लाहौर सेशन के अंतर्गत, तो इसलिए उस डेट को एज अ यादगार, एज अ इम्पोर्टेंस रखने के लिए उसको इस डेट में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर सेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बेसिकली एक तरीके से आपको बताना है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपने देखे बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बट फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वन डे एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स द मेन अपोनेंट इज नॉट करेक्ट, आपको नॉट करेक्ट ढूंढना है भैया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन से, बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल जो थी किसकी? बैटल ऑफ पानीपत की जब हम बात करते हैं, पानीपत की, ठीक है, पानीपत की पहली बैटल ये कब होती है? ये होती है 1526 के अंदर, 1526 के अंदर होती है। किसके किसके बीच में होती है? ये होती है बाबर के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है। या फिर आप सिंपली आप कह सकते हैं बाबर और लोधी एम्पायर के बीच में ये लड़ाई होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फिर हम बात करें यहाँ पर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये होती है आपकी 1556 के अंदर, ठीक है। आफ्टर 30 ईयर्स के बाद ये सेकेंड बैटल आपको पानीपत की देखने को मिलती है। ये होती है आपकी हेमचंद्र के बीच में, हेमचंद्र, ठीक है, हेमचंद्र जिन्हें नाम हेमचंद्र जो राजा था उसके बीच में, हेमचंद्र को कहा जाता है हेमू, ठीक है, कई बार वर्ड आता है हेमू, हेमू और अकबर के बीच में, अकबर, और बट अकबर यहाँ नहीं लड़ रहा था, अकबर की वजह तरफ से कौन लड़ रहा था? अकबर की तरफ से लड़ रहा था बैरम खान, बैरम खान, ठीक है, बैरम खान या फिर जामन खान, ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर जो बैरम खान अकबर का नाम नहीं होगा तो बैरम खान का नाम होगा, या फिर जामन खान का नाम होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर थर्ड बैटल भी हुई थी, 3 लड़ाई हुई थी पानीपत की। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जब हम बात करते हैं, पानीपत, ठीक है, तो ये होती है आपकी 19 दैट इज 1761 के अंदर, 1761 के अंदर होती है। ये किसके बीच में होती है? मराठास के बीच में, मराठा एम्पायर और बेसिकली अफगानीज के बीच में होती है, अफगानी रूलर्स के बीच में होती है, जो कि दुर्रानी हुआ करते थे, दुर्रानी ट्राइब के या डायनेस्टी के हुआ करते थे, उनके बीच में ये लड़ाई होती है। तो
अच्छा चलिए, इसके बाद एक और लड़ाई का नाम लिखा हुआ है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, ठीक है। तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई है ये आपको देखने को मिलती है 1576 के अंदर, ठीक है। और ये किसके किसके बीच में होती है? ये होती है राणा ऑफ मेवार, राणा ऑफ मेवार, मेवार के बीच में महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप यहाँ पर थे। और देखिए महाराणा प्रताप राणा ऑफ मेवार ये एक तरफ थे, और साथ में ये लड़ाई होती है किसके साथ में? अकबर के बीच में, ठीक है। अकबर, अकबर मतलब यहाँ पर मुगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर अकबर भी नहीं लड़ रहा था, बट यहाँ पर लड़ाई हो रही थी मान सिंह के साथ। बेसिकली अकबर की तरफ से जो लड़ रहा था वो लड़ रहा था मान सिंह, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर नॉट करेक्टली पूछा है ना। सारी चीज़ें हमने देख ली, किसकी किसके बीच में हुई, कब कब लड़ाई हुई। फर्स्ट बैटल इब्राहिम लोदी और बाबर, ये तो सही है। सेकंड आपका टीपू सुल्तान ने मराठा, देखिए टीपू सुल्तान और मराठा कहाँ से आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हमने बात करी थी ना सेकंड हेमचंद्र या हेमू या अकबर या बैरम खान के बारे में बात कर रहे थे। तो इनकरेक्ट आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हो रही थी, ठीक है। तो सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वाज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ। देखिए जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको वापस ले लिया गया, क्यों ले लिया गया, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए देखिए असहयोग आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था कब, कौन सी डेट में? वो एक सेकंड इसको जरा, ओके। इसकी जो डेट थी वापस लेने की वो थी 22 फरवरी 2000, सॉरी नॉट 2000, मैं बार बार 1922 के अंदर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ना एक आपको हिमाचल के अंदर एक पेपर हुआ है, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें ऑप्शन ये दिया था कि अप्रैल का महीना दे दिया था, बट अप्रैल में नहीं हुआ था, ये वापस लिया गया था, इसे वापस लिया गया था 22 फरवरी 1922 के अंदर, ठीक है। अब एक्चुअली जो ओरिजिनल बेसिकली जो आपका असहयोग आंदोलन था ये एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट था, ठीक है। किसका, कौन कौन था इसके अंदर मास, इस मास मूवमेंट के अंदर? ये एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट था। इसके अंदर आपके किसान लोग थे, वर्कर्स थे, स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, महिलाएं थी, मतलब हर वर्ग का व्यक्ति इस मूवमेंट के अंदर जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब इस मूवमेंट से क्या हो रहा था कि देशभक्ति की जो चिंगारी है हर एक व्यक्ति के अंदर जागृत हो रही थी, फैल रही थी। और ये सिग्निफाई करता है ये वाला मूवमेंट, देखिए इसमें ऐसा नहीं कि भाई ये एक कास्ट या एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता था। इस मूवमेंट के अंदर जितने भी धर्म के पालन करने वाले ऑल रिलीजियस पर्सन कह लीजिए या रिलीजन से रिलेटेड लोग थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी लोग यूनाइट होकर इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, मतलब एक बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी, पर इसे वापस ले लिया गया। उसके पीछे एक कारण है, उस टाइम पर एक घटना हुई थी और उस घटना का नाम है चौरा चौरी इंसिडेंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चौरा चौरी घटना के कारण जो है ये आंदोलन वापस ले लिया गया। अब देखिए चौरा चौरी जो प्लेस है ये कहाँ पर है? गोरखपुर के अंदर है, गोरखपुर के अंदर है यूपी में, ठीक है। गोरखपुर यूपी के अंदर है ये प्लेस। यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था चौरा चौरी पुलिस स्टेशन नाम से। वहाँ पर जो क्रांतिकारी लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा उग्र हो गया। यहाँ पर जो मामला है उग्र होने से क्या हुआ कि भाई जो पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी। उस आग लगाने से क्या हुआ, 22 पुलिस वाले, 22 पुलिस पर्सन जो है वो क्या हो जाते हैं, जलकर मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है उस केस के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए, अब इंसिडेंट्स देखिए, जो मूवमेंट था ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ये चलाया किसके द्वारा जा रहा था? गांधी जी के द्वारा। मतलब गांधी जी ने इस मूवमेंट का आह्वान किया था कि भाई नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो हम असहयोग आंदोलन चला रहे हैं या चलाएंगे, ठीक है। तो अब ये इंसिडेंट होता है तो भाई जो ब्रिटिशर्स हैं उनको क्या लगता है कि भाई ये इंसिडेंट हुआ है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? भाई देखिए जब भी कुछ भी अच्छा होता है तो हेड जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल। देखिए राज्य में या देश के अंदर कुछ भी अच्छा होगा तो उसका ब्लेम किसके, मतलब उसका क्रेडिट किसको जाएगा? पीएम को जाएगा। कुछ भी बुरा होगा तो उसका क्रेडिट भी पीएम को जाएगा। तो वही होता है यहाँ पर भी कि भाई ये घटना हुई तो इसका ब्लेम जो है ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई गांधी जी को
इसको ब्लेम कर दिया गया कि भाई गांधी जी रोक नहीं पाए इस इंसिडेंट्स को, इस इन वायलेंस को, तो उसके लिए उन्हें क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट कब किया गया, अरेस्ट होने की डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10 मार्च। देखिए ये 22 फरवरी को चीज़ होती है, 10 मार्च 1922 को, 1922 में ये मतलब आफ्टर ये कह लीजिए कि लगभग 18 दिन बाद, 17-18 दिन बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है इस केस के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं चौरा चौरी के अंदर। फिर देखिए यहाँ पर हम बात करें, ये चीज़ तो हो गई इसको घटना से रिलेटेड। तो यहाँ पर एक नाम लिया हुआ है काकोरी इंसिडेंट। देखिए काकोरी जो जगह है ना, लखनऊ, जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं और स्पेशली लखनऊ कभी गए होंगे, तो लखनऊ के आसपास का इलाका जो है, जैसे मलिहाबाद है, एक तहसील है लखनऊ की, मलिहाबादी आम बहुत फेमस है दुनिया में। उसी तरीके से काकोरी ये भी एक तहसील है, लखनऊ के आउटर सरकमफ्रेंस में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर एक घटना होती है ट्रेन रॉबरी की। ठीक है, तो ट्रेन को लूटा जाता है, ट्रेन रॉबरी यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये कब होती है, 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को ये घटना होती है रॉबरी की। और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, इस रॉबरी को इसे ऑर्गेनाइज किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब देखिए ये क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के पीसीएस के अंदर, जो लेबर ऑफिसर का एग्जाम हुआ है, लेबर वेलफेयर ऑफिसर, उसमें आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अब इस तरीके से ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन कहीं भी मिस हो जाए, हर पॉइंट हर जगह से रिलेटेड मिलेगा आपको। तो ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। देखिए इसका गठन जो है 1924 के अंदर होता है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का, और अगले साल ये क्या कर देती है, ट्रेन रॉबरी करती है। अब इस रॉबरी के अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, जीबी पंत थे यहाँ पर, चंद्र भानु गुप्ता, गोपीनाथ, आपका श्रीवास्तव, मोहन लाल सक्सेना और कृपा शंकर हिजड़े। ठीक है, तो इतने कई सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व थे इसके अंदर। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना अक्सर, कि काकोरी जो इंसिडेंट था, इसके अंदर कितने लोगों को या किन लोगों को फांसी की सजा दी गई। भाई जो सोना लूटा या पैसा लूटा गया था बेसिकली, उसके बाद कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, उसके बाद कुछ लोगों को फांसी की सजा दी गई। वो फांसी की सजा लेने वाले कौन कौन से लोग थे, ये नाम अक्सर पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर नाम आता है राम प्रसाद बिस्मिल का, इनको इसी केस के लिए फांसी मिली थी, बिस्मिल। और साथ में नाम था अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान। ठीक है, ये थे। और इनके साथ थे एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था ठाकुर रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह। ठीक है, तो इनको ये फांसी दी जाती है। 3 लोग इन्वॉल्व थे, मतलब इन्वॉल्व तो ये सब भी थे, बट इन्हें पकड़ा गया और इन्हें फांसी दी गई। फांसी देने वाली डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कब दी गई थी, दैट इज इन ये आपकी तारीख थी आई थिंक 19 दिसंबर 1927 को, 27 में होता है, 2 साल बाद ये फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी आपकी काकोरी ट्रेन इंसिडेंट से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, डेथ ड्यू टू डेथ ऑफ पीपल, नहीं ये वाला चीज़ तो कुछ नहीं बनता है। जलियांवाला बाग मैस्करेज के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए ये जो घटना होती है, ये होती है आपकी 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 की। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना होती है। कहाँ पर होती है, अमृतसर के अंदर, अमृतसर पंजाब के अंदर, जो बॉर्डर स्टेट है, मतलब बॉर्डर स्टेट है, इंक्लूडिंग अमृतसर जो है पाकिस्तान के साथ में आज की डेट में बॉर्डर शेयर करता है विद द इंटरनेशनल बॉर्डर है अमृतसर का। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, उसका नाम है कर्नल आर डायर। ठीक है, आर डायर। ठीक है, कर्नल आर डायर या रिग्नाल्ड डायर आप कह सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड आता है आपको कई बार, जनरल ओ डायर। ठीक है, जनरल ओ डायर नहीं होगा कभी भी। अगर जो आपसे पूछ लिया जाए ना कि जनरल ओ डायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैस्करेज, नहीं, वो आंसर आपका गलत होगा। यहाँ पर आर डायर होगा, रिग्नार्ड डायर आप इसे कह सकते हैं, या आप मैं लिख ही देता हूँ, बेटर है, रिग्नार्ड, रिग्नार्ड डायर। ओ डायर नहीं होगा, ओ डायर डाला तो वो आपका इसके साथ नहीं मैच करता है, वो अलग व्यक्ति है। ठीक है, और इस इंसिडेंस के अंदर लगभग 370, जो ऑफिशियल आंकड़ा कहता है, 379 लोगों की क्या हो जाती है, मौत होती है जब गोलाबारी होती है। कई सारे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, कुएं में कूद जाते हैं, पिक्चर्स आपने देखी होंगी, हिस्ट्री जब आपने पढ़ी होगी। और यहाँ पर लगभग 1200 के आसपास जो ऑफिशियल डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये 1200 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल होते हैं, इंजर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पर। और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू चौरा चौरी इंसिडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी वॉज एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो फार्मर। देखिए, इंडिगो फार्मर, इंडिगो फार्मिंग से आपको एक ही नाम फटाफट याद आना चाहिए, वो क्या था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह भारत में जब महात्मा गांधी आए थे, कब आए थे, भारत जब महात्मा गांधी आए थे 9 जनवरी को, 9 जनवरी को, और इस डेट को किस रूप में मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है 9 जनवरी को हर साल। ठीक है, तो जब ये भारत आए उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये भारत में रहे, इधर उधर घूमे, पूरा देश में भ्रमण किया, तो उसके बाद जब पहला मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था वो था चंपारण सत्याग्रह, और ये कब होता है, 1917 के अंदर, 1970 के अंदर। और कहाँ पर है चंपारण, बिहार के अंदर है ये आपका, बिहार और नेपाल का बॉर्डर, यूपी का, मतलब एक तरीके से कॉर्नर वाला इलाका है। तो इमेजिन कर सकते हैं आप, अगर जो मैप आपको अच्छे से पता है नॉर्थ इंडिया का, यूपी और बिहार का, तो आराम से इमेजिन कर सकते हैं। मैप आपको दिमाग में होना चाहिए, मैप को आपको देखने की जरूरत नहीं है, पूरे देश का नक्शा आपको मोटा मोटा एक पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आपको है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से होते समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये मूवमेंट पहला मूवमेंट था, फर्स्ट मूवमेंट था ये गांधी जी का। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पर एक्चुअली एक तो इंडिगो का वो चल रहा था। ठीक है, इंडिगो का कल्टीवेशन के लिए फोर्स किया जा रहा था किसानों को, और साथ में यहाँ पर एक चीज़ चल रही थी, तीन कतिया लगान। ठीक है, तीन कतिया लगान सिस्टम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, अब गांधी जी तो कहीं और थे, बट यहाँ पर इनको किसने बुलाया, बुलाने वाला व्यक्ति था, उसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार शुक्ला। शुक्ला जी ने इन्हें बुलाया था, राजकुमार शुक्ला ने इन्हें आग्रह किया था कि आप यहाँ आइए और किसानों की समस्या को संबोधित कीजिए, उन्हें मुक्ति दिलाइए। तो इसके लिए गांधी जी आए थे चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, तो ये बात हो गई चंपारण सत्याग्रह की। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है खेड़ा सत्याग्रह, या खेड़ा है बेसिकली, दैट इज खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह आपका गुजरात के अंदर होता है। कहाँ पर, गुजरात के अंदर। कब होता है, 1918 के अंदर। ठीक है, एंड खेड़ा सत्याग्रह हो गया। इसके बाद एक यहाँ पर एक और नाम आता है खेड़ा के साथ में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का नाम आता है। अहमदाबाद, AMD लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी। ये हुई थी, ये जो देखिए खेड़ा सत्याग्रह के अंदर ना महात्मा गांधी इसमें भी पार्टिसिपेट किए थे। तो ये देखिए, पहला जो हमारा हो गया वो हो गया चंपारण सत्याग्रह में, पहला उनका पार्टिसिपेशन था मूवमेंट के अंदर। सेकंड पार्टिसिपेशन था खेड़ा सत्याग्रह के अंदर। ठीक है, और नहीं सॉरी, सेकंड था अहमदाबाद मिल, सॉरी, अहमदाबाद मिल वाला जो था ये था, आई थिंक सेकंड था या थर्ड में, इसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। देखिए, ये तो फर्स्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सेकंड खेड़ा था, और फिर शायद अहमदाबाद मिल वाला थर्ड था, कुछ ऐसे ही था। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है मुझे तो अभी, बट सीक्वेंस आप ध्यान मत रखिए, बट इन तीनों में आपका गांधी जी इन्वॉल्व थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करें बारदोली सत्याग्रह की। बारदोली सत्याग्रह कब होता है, 1928 को अंदर होता है, और ये किसकी लीडरशिप में होता है, सरदार पटेल की लीडरशिप में होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो राइज इन टैक्सेस के अंदर जो टैक्स दे रहे थे ब्रिटिशर्स को भारतीय लोग, उसके अंदर बढ़ोतरी कर दी जाती है। ठीक है, और बढ़ोतरी कर दी जाती, क्यों कर दी जाती कि उस टाइम पर क्या है ना, 1925 के अराउंड, 1925 के अंदर गुजरात के अंदर स्पेशली जो आपका बारदोली इलाका है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर क्या होता है, खेड़ा कहाँ पर है, देखिए बारदोली जो है वो खेड़ा का ही एक पार्ट है, मतलब खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, खेड़ा कहाँ पड़ता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये आपको देखने को मिलेगा अहमदाबाद और वडोदरा, ये दो बड़े शहर हैं, इनके बीच में पड़ता है आनंद। ठीक है, आनंद ये एक तरीके से इन एरियाज के बीच में, मतलब इसी के नियर बाई में आपको आनंद और वडोदरा, इन दोनों के बीच में आपको खेड़ा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और उसी का एक एरिया है, या तहसील कह लीजिए, तालुका कह लीजिए, वो है बारदोली। तो यहाँ पर होता है राइज कर दिया जाता है टैक्स के अंदर, और टैक्स के अंदर लगभग आई थिंक 12% का इंक्रीमेंट कर लिया जाता है। भाई बाढ़ आ गई, फसल है नहीं, तो भाई आपको टैक्स कैसे दे। और यहाँ पर भी जो तीन कतिया सिस्टम जो था ना चंपारण वाला, वो भी यहाँ पर भी चल रहा है। ठीक है, तो भाई टैक्स चाहिए, तो उसके लिए ये सत्याग्रह किया गया था पटेल के द्वारा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हाँ, जब हम पटेल जी की बात कर रहे हैं, तो इनको जो सरदार का टाइटल है वो बारदोली सत्याग्रह के अंदर ही, जो वहाँ की वुमेन्स थी, महिलाएं थी, उन्होंने ही ये टाइटल जो है इन्हें दिया था सरदार। वैसे नाम था इनका वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार का टाइटल है वो इन्हें बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही मिला था।
अब देखिए कई बार वुमेन्स इन सत्याग्रह या बारदोली आपको पूछा जाए ऑप्शन में, अगर जो ये ऑप्शन नहीं होता है तो ऑप्शन में मिलेगा आपको गांधी जी। ठीक है, गांधी जी, गांधी जी, तो आपका करेक्ट आंसर गांधी जी भी हो जाएगा। तो मतलब ये ऑप्शन होगा तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो ये है, बट अगर जो ये भी है तो भी आंसर ये नहीं है तो गांधी जी आपको डेफिनेटली ऑप्शन में मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चंपारण हो गया। फिर हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट मूवमेंट की, जो है आपकी आंसर तो ऑप्शन सी है, डांडी मार्च। देखिए डांडी मार्च की जब हम बात कर रहे हैं तो डांडी मार्च आपका शुरू होता है कहाँ से? 19th ऑफ मार्च से शुरू होता है। 19th ऑफ मार्च 1930 से ये शुरू होती है और चलती है 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, मतलब ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आप ये कह लीजिए कि 21 दिन और ये 25-26 दिन का एक पूरा ट्रैवल था। इसके अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया वो किया गया 385 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया गया। शुरू कहाँ से होती है? साबरमती आश्रम से ये शुरू होती है और डांडी जो एक प्लेस है वहाँ तक चलती है। और ये किस लिए था? बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो सॉल्ट है, बेसिकली हमारा जो बेसिक नीड है, रोटी, नमक, नमक है ना, नमक, उस पर क्या कर दिया था? टैक्स लगा दिया था। बट गांधी जी ने कहा कि भाई नमक तो नेचुरली मिलता है, इतना अबंडेंट मिलता है, भरपूर मात्रा में है, उस पर टैक्स का क्या मतलब भाई? ठीक है, तो उसके विरुद्ध में ये डांडी मार्च किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नाम आता है सरोजनी नायडू का, सरोजनी नायडू का। ठीक है, तो सरोजनी नायडू जिन्हें कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सॉरी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जो वुमेन थी जो मतलब बेसिकली डांडी मार्च के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इन सब डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपके कम हो सकते हैं, लेस क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से 7-8 क्वेश्चंस हुए होंगे, बट जो इतने भी फैक्ट्स हमने कवर किए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं, 40-50 मिनट इनफ होता है। ठीक है, ताकि आपको फटाफट रिविजन हो जाए। और स्पीडली बोलता हूँ ताकि नोट्स बनाने आपको नोट्स बना सकते हैं, या सुनना है तो आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ, जाने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर, और जो भी कैंडिडेट्स नए हैं चैनल पर उनको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।